सोमवार की सुबह हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और तैयार हो जाइए एक इवेंट फुल एक्सपायरी वीक के लिए। जी हां, इस हफ्ते गुरुवार को होनी है मार्च वायदा की एक्सपायरी और उससे पहले मूड ग्लोबली दिक्कत भरा, दबाव बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट उसका कुछ अंश तो हमने शुक्रवार को आता हुआ देखा था, जब भारतीय बाजार आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। लेकिन आज सुबह के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। जब हम कामकाज की समाप्ति करते शुक्रवार को 3:30 बजे, तब डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, पर नीचे थे सिर्फ 125 पॉइंट। और दरअसल अमेरिकन मार्केट्स में डाउ 450 पॉइंट से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। 2 से 2.5% वहां के तीनों बेंचमार्क्स कमजोरी के साथ थे। अक्रॉस यूरोप हमने शुक्रवार को 2.25 से 2.5% तक का दबाव आता हुआ देखा और इसी का खामियाजा अक्रॉस एशिया पेन है। कच्चे तेल में आप देखेंगे नरमी आती हुई। ये सब जो हेडलाइन में मैंने मेंशन करा, ग्लोबल ग्रोथ को लेके कंसर्न्स, वो चिंताएं, वो रिसेशन के आने का डर, और इसीलिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में इस तरह का पेन है। डॉक्टर साहब एक बार एशिया दिखाएं। अक्रॉस एशिया आप देखेंगे 2.25 से 2.5% तक की कमजोरी के साथ सारे बाजार इस समय कामकाज करते हुए आप लोग की स्क्रीन पर। निकेई 3%, हैंगसेंग 2% से ज्यादा। वो तो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा बचाया हुआ है हाल, आधे % की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के वहां से इंडिकेशन आते हुए। ऐसे में ये मूड इतना बिगड़ता हुआ क्यों इस तरह का डर सहमा रहा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में? इस पे बातचीत करूंगा नीरज पाचपाई से, जो लठमार होली खेल के वापस आ चुके हैं, और दिल्ली से वीरू जोड़ेंगे आगे, हेमंत, वरुण, सब के सब आपको मिलेंगे हम लोग की सुबह सुबह मदद करने के लिए। लेकिन नीरज जी, ये टाई का कलर एकदम एप्ट है, ढूंढ के लाए क्या? यस, आज मुझे लगा मार्केट थोड़ा सा रेड सा दिख रहा है। ये इतना गड़बड़ा क्यों गया? देखिए, जो कमेंट्री थी फेड की, उससे लोग इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। मैं शुरू से कहता कि उसकी कमेंट्री सुनना चाहिए। अब वो कमेंट्री नहीं, वो डविश से भी ज्यादा डविश हो चुकी है। एक्चुअली डविश से ज्यादा, इतनी ज्यादा डविश आपने कह दी कि 2019 का आउटलुक ही खराब। लोग कट की बात करने लगे, अब क्लियर कट। अब तो क्लियर कट है बिल्कुल कि खराब है। और उसका इम्पैक्ट दुनिया के दूसरे बाजारों में भी आप देखिए, तमाम सारे बाजार में, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए खासतौर पे बहुत दिक्कतें चल रही हैं, जापान में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। तो जो बात दबे छुपे कही जा रही थी, अब वो खुल के सामने आ रही कि दुनिया भर में बड़ी मंदी हो जाएगी, बहुत कमज़ोरी के संकेत हैं। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन एक मेरा ये भी है कि बहुत बाजार का एक ये ट्रेंड होता है, बहुत फ्रेंजी हो जाते हो किसी स्टेटमेंट को लेकर के, उसके बाद कुछ दिन बाद वो नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं। लेकिन फिलहाल आज कल के लिए ऐसा लग रहा है कि संकेत काफ़ी नेगेटिव हैं, और जब तक कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आता ईयू की तरफ से या फेड की तरफ से, तब तक मार्केट में थोड़ा सा पैनिक जैसी स्थिति रहेगी, जो बहुत गिर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के बाजारों को थोड़ा सा इससे संतोष रहेगा कि एफआई की कंटिन्यू बाइंग फ्राइडे को भी थी, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन 1400 करोड़ के आसपास की बाइंग अभी 4 डिजिट पे चल रही है। हाँ, 1400 करोड़ ठीक ठाक है, तो वो दिक्कत रख रही है। और अगर ये परिस्थिति रही और क्रूड और नीचे आ गया तो शायद सिनेरियो बदलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से कह सकते हैं कि सबने अपना अपना मूड खराब कर रखा है, ये देख करके कि दुनिया भर में मंदी की स्थिति है, वो अपनी बैलेंस शीट को अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बनाए रखेंगे, ये परिस्थितियां हैं। तो मैं लगता है इसमें बहुत ज़्यादा घबराने, पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, खासतौर पर अपने बाजारों को लेकर के। तो असल में वो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर तमाम चिंताएं थी, अब वो थोड़ा सा और प्रोफाउंड होती चली जा रही हैं और दिक्कतें बढ़ रही हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत ऑप्टिमिज्म था इक्विटी मार्केट में, थोड़ा सा वो क्लॉ बैक कर रहे हैं इस समय। चला भी था ना बहुत, इसीलिए हाँ, तो लोगों को लगता है पैसे निकाल लेते हैं। और ये ग्रोथ की कंसर्न जरा डायरेक्टर साहब वो यील्ड कर्व लेकर आए, जो स्प्रेड है ना 3 मंथ ट्रेजरी, नेगेटिव हो गया। हाँ, वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, वो नेगेटिव हो गया पहली बार 2007 के बाद। अब आसान शब्दों में 10 साल की यील्ड पे ज्यादा कमाई होनी चाहिए थी 3 माह के मुकाबले, लेकिन देखिए उल्टा हो चुका है। 3 माह में ज्यादा कमा रहे हैं, 10 साल में कम कमा रहे हैं। आसान शब्दों में ये इंडिकेशन है इन्वर्टेड यील्ड कर्व का कि रिसेशन का डर वहां के मार्केट्स को सता रहा है। और यही कारण था कि अक्रॉस द ग्लोब और खासतौर पर यूएस में फ्राइडे को इस तरह की पिटाई होती हुई नजर आई। ये ध्यान रखें, ये एक बार हम लोग बीच में 5 और 10 कर रहे थे, तब भी ऐसी पिटाई हुई थी, और अब ये स्क्रीन पे आपके अब रोज 5 साल वाला आपको मैं देख के बताऊंगा। हाँ, ये बीच में लोग भूल गए थे कि 5 साल वाला भूल हम ये भी कहते कि रशिया का इशू भी था ट्रम्प साहब का। अच्छा, वो सॉल्व हो गया है। देखिए उसमें जो रिपोर्ट आई मुलर साहब की, उसके बाद हरी झंडी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं उनका। अच्छा, ओवर द वीकेंड वो ब्रिटेन में किस तरह का जुलूस निकल रहा है अगेंस्ट ब्रेक्जिट, वो देखने लायक था। मैं उसके विजुअल्स देख रहा था। मेरे को जाने के लिए लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से जाए, नए इलेक्शंस हों, तो कुछ उनके समर्थक अब ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं नहीं, इनके जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन तो वैसी बनी हुई है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस वहाँ पे होंगे ब्रिटेन में। तो ठीक है, तैयारी है। और मैं बड़े अच्छे वो प्ले कार्ड लेके घूमते हैं वहाँ पे, इतने बड़े बड़े लिखा हुआ था उसमें, पढ़ रहा था वो अपडेट सारे आ रहे थे।
ठीक बात। तो ये थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ, ग्रोथ को लेके कंसर्न, इसलिए इक्विटी मार्केट्स रीबैलेंस करते हुए कह लीजिए थोड़ा ऑप्टिमिज्म कम होता हुआ, इसीलिए अक्रॉस द ग्लोब प्रेशर है। लेकिन इस प्रेशर का कुछ अंदेशा तो हमें फ्राइडे को लग गया था। आधे % की कमजोरी थी, दिन भर हमें लग रहा था नहीं कुछ नहीं, कंसोलिडेशन का मूव है, कंसोलिडेशन का मूव है, और आखिरी में जाते आते गिर ही गए, प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। ऐसे में वीरू, ये फ्राइडे को ये जो दबाव आया है कितना घबराने वाली बात है, और अब कॉल क्या लूंगा मैं एक्सपायरी पे मार्केट्स को लेकर, क्या ये प्रेशर और माउंट होने वाला है क्या? देखिए आशीष, इसी चीज को देखते हुए हमने अपना स्टॉप लॉस काफी नजदीक रखा था, आपको याद होगा 490 था उसका लेके चल रहे थे 11490 का एग्जैक्टली वो हम उससे बाहर है। देखिए हमने सेफेस्ट जोन में स्ट्रेंथ को बाय किया, स्ट्रेंथ को प्ले किया। अब वो स्ट्रेंथ वाला बाय स्ट्रेंथ वाला फैक्टर बाजार से नजारत है, याद रखिएगा 490 के बाद। देखिए 490 में क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा था आशीष, क्योंकि प्राइस के नजदीक सबसे बड़ा कोई ऑप्शन सपोर्ट था तो वो था 500, वो टूट गया। 490 आप एग्जिट पा चुके हैं। प्लीज अब थोड़ा सा वक्त लीजिए इस इंडेक्स को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि इस ओपनिंग के साथ जो आपका एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उसके मुताबिक मेरा दूसरा ऑप्शन सपोर्ट, जहां पे जिस पुट में सबसे बड़ा ओआई था आशीष, वो भी टूट जाएगा 11400। तो मैं फिलहाल आशीष एंट्री की जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दोनों ऑप्शन सपोर्ट टूट चुके हैं, ऑप्शन बेस टूट चुके हैं। अच्छा, यहां से आगे जाके इंडेक्स, क्योंकि ऑप्शन सपोर्ट टूट गया तो टेक्निकली कहां सपोर्ट ले सकता है आशीष? टेक्निकली सपोर्ट आता है, जो फर्स्ट एवरेज आता है वो आता है करीब 11370 से 11350 के जोन में। तो अभी आशीष ये बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकेगा, लेकिन हमें शॉर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि याद रखिए भारतीय बाजार पिछले 1 महीने में बहुत अच्छी तरीके से इंडेक्स को मैनेज भी किया गया है, कभी रिलायंस के जरिए, कभी एचडीएफसी बैंक के जरिए, कभी आईसीआईसीआई बैंक के जरिए, कभी एक्सिस बैंक के जरिए। तो शॉर्ट नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाहूंगा। एग्जैक्टली आज के इस सेशन में मैं ये डिफाइन करना चाहूंगा, या फिर ये एस्टेब्लिश होता हुआ देखना चाहूंगा कि एग्जैक्टली इंडेक्स कौन सी रेंज को इख्तियार कर रहा है, और उसके बाद कोई ट्रेड करना चाहूंगा। याद रखिए एफआईएस के डेटा कैश में अच्छे हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में उनके डेटा दिखाते हैं आशीष कि उन्होंने पुट्स लॉन्ग करी है। शुक्रवार को लगभग आप ये सोचिए कि 40 लाख कॉल बिकी हैं और सिर्फ 11 लाख पुट बिकी हैं। तो ये इंडिकेशन दे रहा था कि हायर लेवल से प्रेशर शुक्रवार को रियली आया है और आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं निफ्टी पे आज आशीष एटलीस्ट 12-1 बजे तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेके चलूंगा और एक नए जोन के एस्टेब्लिश होने का इंतजार करूंगा। रही बात आशीष निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक को क्या करना चाहिए? देखिए निफ्टी बैंक ने 29,500, जरा प्लीज इंट्राडे चार्ट लेके आइए एक बार। 29,500 को वॉलेट नहीं किया इंट्राडे में, लेकिन वो भी आज वॉलेट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं स्टॉप लॉसेस करीब उसी जोन में लेके चलूंगा 29,550। वो मेरा एग्जिट पहले ही हो चुका है, शुक्रवार भी हो चुका है। अब मेरे पास 29,500 वॉलेट होने के बाद कोई ऑप्शन सपोर्ट बचा नहीं है, और ऑप्शन और कोई टेक्निकल बेस अगर बचा है आशीष तो वो बचा है करीब 29,085 से लेकर 29,165 के स्तर पर। लेकिन यहां भी वही रणनीति रहेगी, आप निफ्टी बैंक को थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये बाजार स्ट्रेंथ को बाय करने की ट्रेजेक्टरी से अब स्लिप होकर ये डिफाइन करेगा कि मैं एग्जैक्टली किस जोन में आ रहा हूं। और इसीलिए आई थिंक इन डेटा के साथ मैं वेट करूंगा इस सेशन का कि एग्जैक्टली इंडिसेस निफ्टी बैंक कौन से रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं आशीष। बिल्कुल ठीक है। तो 11,370, 11,350 पहला सपोर्ट होगा इस समय, लेकिन शॉर्ट करने की भी कॉल नहीं होगी। आज वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी, लेट द मार्केट सेटल डाउन। कौन सी नई रेंज आज निकल के आती है बाजार की, उसके बाद कोई रणनीति बनाएंगे। तो निफ्टी, अच्छा परिवार को ले आया हरिद्वार से क्या वीकेंड पे? जी हाँ आशीष, हरिद्वार यात्रा हुई, बहुत जल्दबाजी में हुई और शुक्रवार की रात को गया, शनिवार को वापस भी आ गया, लेकिन विद फैमिली नाउ इन दिल्ली। खिला खिला चेहरा दिख रहा था इसलिए मैंने पूछा। अच्छा चलिए, तो निफ्टी में ट्रेड नहीं बनता आज के लिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कुछ ना कुछ तो करना है। तो हेमंत गुड मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग आशीष, जेट एयरवेज फोकस में रहेगा और यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है क्योंकि नरेश गोयल साहब अब तक कुछ कदम नहीं उठा पाए हैं तो बैंकर्स कंट्रोल ले लें, यानी एसबीआई लेड कंसोर्शियम जो है कंट्रोल। तो अब क्या जेट के एयरक्राफ्ट के ऊपर एटीएम मशीन लगी रहेगी, टेलर बैठा रहेगा, ऐसा होगा क्या? ये एसबीआई के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, मैं तो आज फोकस पे रखूंगा। एसबीआई बिक जाता माल तो ज्यादा बेहतर। हाँ, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और खासतौर पर जो इस समय पॉलिटिकल माहौल है उसमें जो विपक्ष है वो ये भी कहेगा और सवाल खड़े करेगा कि भाई एसबीआई
क्यों जेट को बेल आउट करे, इस तरह की खबरें आ भी रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2-3 महीने तक ये अस्थायी व्यवस्था हो सकता है बनाए रखी जाए, और उसके बाद आगे जब नई सरकार बनेगी तब देखेंगे कि क्या करना है इसके साथ, और उसके बाद फिर कोई नया अगर बायर ये ढूंढ पाए तो नज़र होगी। लेकिन ये स्टॉक अभी आज हो सकता है थोड़ा सा दबाव में रहे इन खबरों के चलते। अच्छा, और नए 7 एयरक्राफ्ट जो हैं वो ग्राउंड कर दिए गए हैं, तो ये एक और ख़राब खबर। धीरे धीरे करके देखिए ये अपने फ्लाइट्स को कैंसिल करते जा रहे हैं, तो ये मुश्किल भरी बात है जेट एयरवेज़ के लिए, और इसका फ़ायदा फिर कॉम्पिटिटर्स को मिलेगा। टीटी के प्रेस्टीज के ऊपर रखिएगा नज़र। शुक्रवार को बोर्ड बैठक इन्होंने बुलाई है, बोनस शेयर जारी करेंगे, इसके ऊपर विचार होगा। बोनस का रेशियो क्या होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। नज़र रखिएगा टाटा मोटर्स पर, ये 1 अप्रैल से यानी नए फाइनेंशियल ईयर से 25,000 रुपये प्रति व्हीकल तक बढ़ाने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है और इसलिए अपने दाम बढ़ा रहे हैं। इस पर और इसके डीवीआर पर नज़र रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज पर भी कुछ इन्वेस्टर्स ने 2017 में केस दाखिल किया था इस कंपनी के खिलाफ न्यू जर्सी अमेरिका में, और वहाँ पर देखिए कुछ पार्शियल रिलीफ मिली है। तो कुछ 22 एलिगेशंस लगाए गए थे जिसमें 17 में इनको क्लीन चिट मिली है, तो ये एक राहत की बात डॉक्टर रेड्डीज के लिए। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा के लिए थोड़ी आपत्ति गोवा यूनिट पर निकल कर आई है, जो USFDA ने जाँच की थी, वहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशंस पेश करी हैं, तो ग्लेनमार्क में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। अंबर एंटरप्राइजेज एक नई दिल्ली की कंपनी है, सिडवल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज उसको खरीद रही है, उसमें 80% स्टेक खरीद रही है, तो अंबर एंटरप्राइजेज का शेयर भी आज रडार पर रहने वाला है। आशीष, ठीक बात है। तमाम वो कंपनी और साथ साथ टेक महिंद्रा को रडार पर रखें। आज से बायबैक की शुरुआत होने वाली है ना। 950 रुपए पर टेंडर रूट के जरिए आप शेयर सरेंडर कर सकते हैं। ये स्टॉक फिलहाल तो मेरे ख्याल से 800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो टेंडरिंग का अच्छा मौका है। अच्छा, क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स फिर वरुण के पास चल रहे हैं। हेम सिक्योरिटीज ये मानते हैं लार्सन एंड टूब्रो खरीदारी करने के मौके 1450 के टारगेट्स। IDBI कैपिटल इनका मानना है HUL में आप बिकवाली करें, यहां पे 1637 नीचे की तरफ लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। और निर्मल बंग मानता है माइंट्री ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट आने वाली है, उससे पहले खरीदारी करने के मौके 960 के टारगेट्स के लिए। लेकिन ये तो टेक्निकल साइड की बेट्स थी, ट्रेडिंग बेट्स थी, लेकिन ब्रोकरेजेस, दिग्गज ब्रोकरेजेस का स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स किस तरह के आ रहे हैं उस पर वरुण अब आपको बताएंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले तो इंटरग्लोब एविएशन पे एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया है क्रेडिट स्विस के तरफ से। आउट परफॉर्मर का कॉल दिया, अपग्रेड किया इन्होंने इस स्टॉक को, और प्राइस टारगेट 1075 से बढ़ा के 1650 का कर दिया। इनका कहना है कि जो नए मेट्रो रूट शुरू हुए हैं उसके चलते कैपेसिटी में काफ़ी अच्छे एडिशन हो रहे हैं, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है, इसका बड़ा फायदा इंटरग्लोब एविएशन को मिलेगा और इसके लिए तगड़ा अपसाइड देख रहे हैं इस काउंटर पे। HDFC भाव को चेज कर रहे हैं ना। हाँ, डेफिनेटली 1400 1450 तो पहुंच ही गया। हाँ, 1650 के प्राइस टारगेट अब दे रहे हैं। अब आते हैं HDFC लाइफ पे। मॉर्गन स्टैनली को इस कंपनी की ग्रोथ को लेकर थोड़ा कंसर्न है और इसके लिए यहाँ इक्वल वेट का तो इन्होंने कॉल दिया है, लेकिन प्राइस टारगेट काटे हैं 425 से कट करके 380 का कर दिया है। इन्फो एज पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट है, न्यूट्रल का कॉल है, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं, 1730 से बढ़ा के 2000 का कर दिया है। इनका कहना है कि रियल एस्टेट का जो आउटलुक है वो सुधर रहा है, उसका फायदा इस कंपनी को होगा, और जीवन साथी में लगातार ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके वॉल्यूम्स के उसमें वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी होगी, उसका भी बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे आखिरी में आयनॉक्स लीजर पे CLSA ने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 336 से बढ़ा के 365 का कर दिया है। इनका कहना है कि प्रीमियमाइजेशन और एग्जीक्यूशन पे जो फोकस कर रही है कंपनी वो पे ऑफ कर रहा है, काफी फायदा होगा इस कंपनी को और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाएगा। ठीक बात है, तमाम स्टॉक्स रडार पर रखें। अच्छा, ये देख लें जब वो टारगेट वारगेट आ रहे हैं तो करंट भाव क्या है। तो ऐसा है कि 1000 का 1600 कर दिया, इसका मतलब ये नहीं, स्टॉक 1400 पे ऑलरेडी चल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो उस लिहाज से उतनी अपसाइड नहीं जितना पहला सुनने में लगेगा आपको, थोड़ा सा उस लिहाज से नजर रखें इन स्टॉक्स पे। मैं क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ICE पे दिखा रहा है 0.5% का दबाव, लेकिन ये तो इक्विटी मार्केट्स की बात हुई। ब्रेक के उस पार कमोडिटीज और करेंसी पे करेंगे फोकस, बताऊंगा आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आई हैं एंजल कमोडिटीज की तरफ से। सोना अप्रैल वायदा खरीदारी करने के मौके 32,450 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल का अप्रैल वायदा MCX पर बेच के चलें 3980 के टारगेट्स के लिए। और USD INR मार्च का पेयर आप खरीदें 6950 के टारगेट्स के लिए। खरीदें मतलब ट्रेड में आज रुपया कमजोर होगा। चलिए जाते जाते SGX निफ्टी 0.5% का दबाव, लेकिन जैसे बातचीत निकल के आई शो में, आज एटलीस्ट ओपनिंग में निफ्टी पर ट्रेड से बचें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे करें फोकस। दिन के दौरान जब क्लैरिटी लौटेगी तब निफ्टी पे कोई ट्रेड ढूंढा जाएगा। उस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं,
ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।